IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी बीजेपी की लहर को, नरेंद्र मोदी की लहर को बहा ले गई। बकौल शिवसेना 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी महज 3 सीट तक सिमट कर रह गई है। लोकसभा में धमाकेदार जीत और उसके बाद 3 राज्यों में शानदार सफलता, इनफैक्ट 4 राज्यों में शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसी दुर्दशा बीजेपी की दिल्ली में होगी, उसके अपने गढ़ में होगी, उस जगह पर होगी जहां पार्टी का मुख्यालय है, उस जगह पर होगी जहां पार्टी का प्रधानमंत्री खुद रहता है। किसी ने सोचा तक ना होगा। यहां तक कि 67 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत पाने वाली आम आदमी पार्टी तक को इस बात का अंदाजा शायद ही हो कि उसे इतना भारी समर्थन दिल्ली की जनता से, दिल्ली के दरबार में मिल सकता है, जो कि बीजेपी को लगभग रसातल पर पहुंचा देगा। कांग्रेस को तो खत्म ही कर दिया है। आखिर बीजेपी की इस बुरी हार का जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी का चेहरा माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? केंद्र पर काबिज होने के बाद दिल्ली की सत्ता के सपने देख रही बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। आम आदमी पार्टी की प्रचंड सुनामी के आगे बीजेपी की मोदी लहर टिक नहीं पाई। नतीजा सबके सामने है। दिल्ली में बीजेपी की करारी हार के बाद अब आरोपों, प्रत्यारोपों और कोसने की कवायद तेज हो गई है और इस बार सबके निशाने पर है बीजेपी के खेवनहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं ये मानता हूं कि इसको आम आदमी पार्टी का विजय बताने के बजाय एंटी बीजेपीइज्म, बीजेपी विरोधवाद का विजय समझना चाहिए। इसका चेहरा आम आदमी पार्टी है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं थी और ना हवा है। लोगों को जो आपने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। पीएम मोदी पर निशाना साधने में सहयोगी पार्टियां भी पीछे नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी लहर पर चोट करते हुए कहा, किसी भी लहर से बड़ी सुनामी होती है। वहीं अकाली दल के हारने वाले उम्मीदवार MS सिरसा ने कहा कि बीजेपी सांसदों के बेतुके बयानों की इस हार में बड़ी भूमिका है। किती प्रचाराची रणधुमाळी उडाली असेल, हे सगळं वातावरण तिकडे निर्माण झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं आणि लाटेपेक्षा सुनामी मोठी असते हे त्यांनी दाखवून दिलं। बड़ा कारण जो मैं समझ के चलता हूं वो ये है कि जो ये साध्वी द्वारा या किसी और संत महात्माओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी देना, बच्चे पैदा करो, ज्यादा करो, कम करो, धर्म परिवर्तन की बातें करो, रामजादा और कुछ इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना, यह दिल्ली के लोगों के गले नहीं उतरा। लंबे अरसे से वार करने का मौका तलाश रही विपक्षी पार्टियों ने भी पीएम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। But it's a positive vote for Aam Aadmi Party, but it's also a very clear rejection of Prime Minister Narendra Modi and BJP's policies. Let's not forget that the BJP charge was led by Prime Minister himself. It's very, very clear where we are headed. The BJP who gave us all those promises in May, they were ahead in 60 seats in May. Now they are down to I think 6 or 7 seats. The gas balloon, which is the BJP's gas balloon, has, as we say, has gone push. केजरीवाल जी को मैंने टेलीफोन करके मुबारकबाद दिया। यह जीत अहंकार के ऊपर लोकतंत्र की जीत हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबका साथ सबका विकास नारे के दम पर लोकसभा में जीत हासिल करने वाली बीजेपी का साथ दिल्ली की जनता ने छोड़ दिया? सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कमी कहां रह गई, बीजेपी ने गलती कहां की, आखिर कौन सा फैसला पार्टी को भारी पड़ गया? ऐसे हर सवाल के निशाने पर है पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह।
फिलहाल हार की जिम्मेदारी पर दोनों ही चुप है और ये चुप्पी अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराऊं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से, मनोज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता दिल्ली से, और साथ में बिहार से मेरे साथ इस वक्त पटना से प्रेमचंद्र मिश्रा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में राजीव रंजन जेडीयू के नेता। आप दोनों एक साथ हमारे स्टूडियो पटना में मौजूद हैं। पहला सवाल, सीधा सवाल प्रेमचंद मिश्रा आपसे, बीजेपी आखिर नरेंद्र मोदी को दोषी क्यों माने इस जीत के लिए? नरेंद्र मोदी तो देश के नेता हैं और ये तो महज एक छोटे से स्टेट का चुनाव था, वो भी दिल्ली जैसा जो कि अर्बन है, जो कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी चीज है। नहीं, मेरा मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं। दिल्ली में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के होने के बाद 5 सभाएं की हैं इस चुनाव में, और जिस 8 महीने 9 महीने पहले जिस पार्टी को इसी दिल्ली ने सभी संसदीय सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, आउट ऑफ 70 60 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बहुमत मिला। अगर 8-9 महीने में इतना बड़ा आक्रोश भाजपा के खिलाफ होता है कि ने किसी भी हालत में इस चुनाव का परिणाम यही बताया कि दिल्ली के लोगों ने बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया कि नहीं, हमें एक एक वोट का उपयोग करना है, बीजेपी को हराना है। और केजरीवाल जी के उम्मीदवारों को थंपिंग जो विक्ट्री हुआ, ऐसी विक्ट्री की कल्पना केजरीवाल जी ने भी नहीं की थी, आप लोगों ने भी, कोई किसी चैनल ने भी नहीं किया था अपने सर्वे में। तो यह तब होता है जब लोगों का आक्रोश होता है। तो इतनी जल्दी भारतीय इतिहास में मुझे नहीं ज्ञात है कि कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ 8-9 महीने में ये गुस्सा आया। ठीक है, तो ये मिश्रा गुस्सा जी, क्यों आया? मिश्रा जी, आपने उसके भरोसा को तोड़ा। मिश्रा जी, मेरा सवाल इसी का काउंटर है आपके साथ कि अगर ये बीजेपी में नरेंद्र मोदी की असफलता है कि बीजेपी 31 विधानसभा सीटों से 7 लोकसभा सीटों से सिमटकर 3 पर आ गई है आज की तारीख में, तो फिर यही फॉर्मूला राहुल गांधी पे क्यों नहीं लगना चाहिए? राहुल गांधी ने भी तो तमाम रैलियां की। हाँ, राहुल गांधी ने भी दिल्ली में प्रचार किया। ठीक है, राहुल गांधी भी यही रहते हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी बात को फिर आता हूं। मैं जानता था कि आप ये प्रश्न करेंगे। भारतीय इतिहास में यह भी कोई मौका आज तक उदाहरण नहीं है कि 8 महीने में उस पार्टी की वापसी हो जाए जिसे वहां पर रिजेक्शन हुआ है। पिछले महीने में हम सभी 70 विधानसभा सीटों में हम हारे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था सभी 7 संसदीय सीट हम हारे हैं। तो जनता ने तो मुझे पहले ही रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन जिनको सेलेक्ट किया है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वो महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या वजह है कि आपको इन्हीं 8-9 महीने में जनता का मोहभंग श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली से हुआ। ये बड़ा वाइटल प्रश्न है। यह कोई मैं कांग्रेस का आदमी हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दिल्ली के मतदाताओं ने यह प्रूव कर दिया कि अब जो काम करेगा, जो वायदे पर अमल करेगा वही टिकेगा। राजीव रंजन, झूठे वायदे करके राजीव रंजन, नहीं सकता। क्या नरेंद्र मोदी इस हार के जिम्मेदार हैं? जी, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी उन्हें ही मिलेगी। और ये बात तो कहा ही जा सकता है कि अगर कप्तान जीतता है तो कप्तान हारता है। इस कप्तानी का भार अगर उनके कंधे पर है तो ये नैतिक जवाबदेही है कि इस हार को बहादुरी के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि ये लघु भारत का जनादेश है। दिल्ली का मतलब है देश के हर राज्य से आए निवासी वहां रहते हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हर भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर उन्होंने इन 9 महीनों में जी हाँ, अगर इन 9 महीनों में दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया है कि सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया, उल्टे इस देश को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरे ऐसे सवालों के जरिए इस देश को उलझाने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं इस देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, संबित पात्रा मेरे साथ हैं, संबित जवाब देना चाहेंगे, लेकिन संबित मैं आता हूं आपके पास, एक रिएक्शन और ले लूं। आपके विरोधी का मनोज झा है। मनोज, आप भी इस बात को मानेंगे कि यह हार नरेंद्र मोदी की ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी की कम है? मैं जानता हूं कि मैं एक बहुत ही बेसब्र जनरेशन जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसके इर्द गिर्द अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन मैं आपसे साफ तौर पे कहूं कि मुझे खुशी होती कि मैं नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि साफ तौर पर किसने कहा कि जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है। जब नसीब वाला आपके पास है तो बदनसीब को मत चुनो। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं तय कर लिया था कि वो
चेहरा हैं। दूसरी बात जो मैं कहता हूं सुमित जी, जिसका आशय जाना चाहिए, हम में से अधिकांश लोग जो राजनीति को देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रूलर सीएम हो या पीएम हो हमारी तरह दिखे। 26 मई को अचानक 26 मई के बाद से हिंदुस्तान की आवाम को लगा कि उसने पीएम नहीं, प्रधान सेवक नहीं, एक बादशाह चुन लिया है जो पहनावे में, अपने सरोकारों में राजा की तरह बिहेव करता है। संबित पात्रा, उसके सरोकार हैं संबित पात्रा, चंद कॉर्पोरेट को आप अचानक से आपके नेता जो जनता की आवाज थे, जनता का चेहरा थे, जनता से कनेक्टेड थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से दूर हुए, ये सीधा इल्जाम है। लेकिन ये भी इतिहास है, हम तीनों लोगों को जिनको मैंने सुना उनकी बात में मैं ये जोड़ दूं कि बीते 9 महीनों में 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए और वहां पे इसी जनता ने, इसी बादशाह, जो कथित बादशाह जिसको मनोज झा बोल रहे हैं, उनको वो उनकी पार्टी को वोट दिया था। मैं आऊंगा मनोज आपके पास, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे मनोज भाई हों, चाहे प्रेम जी हैं, चाहे राजीव जी हैं, सभी मेरे मित्र हैं, सभी बड़े हैं, मगर एक बात और भी कॉमन है सभी ने। जैसे आज हमने दिल्ली में एक बहुत बुरा हार देखा है, जैसे आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरी हार देखी है, ठीक उसी प्रकार चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो और चाहे कांग्रेस हो, तीनों ने अपने जीवन काल में बहुत बुरे से बुरा हार भी देखा है। तो आज कहीं ना कहीं जब तमाम लोग मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, और अधिकार है उनका कटाक्ष करने का क्योंकि आज हम हारे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक प्लेजर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कटाक्ष करके उनको आनंद भी मिल रहा है क्योंकि उन्हें एक मौके की तलाश थी, किस प्रकार से वो मोदी जी को अटैक करे, उनको मौका नहीं मिल रहा। नहीं संबित, बात कटाक्ष की नहीं है, ये नतीजे ऐसे निकले हैं। नहीं, मैं तो मान रहा हूं। किसी को कोई मजा नहीं आ रहा है। मान रहा हूं। जब तक नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव जीत रही थी तो यही लोग शांत बैठे थे। और मैं आज मैं इसलिए कह रहा हूं संबित, मेरे साथ हरचरण सिंह बैंस साहब जुड़ गए हैं जो आपके अपने सहयोगी हैं, अकाली दल के नेता हैं, मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए बैंस साहब। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सीधी सी कि क्या दिल्ली में हुई हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो ये टेम्पटेशन तो रहती है कि अगर जीतते हैं तो लीडर को सारा क्रेडिट दिया जाए और अगर हारते हैं तो उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको टेम्पटेशन रहती है कि सारा ब्लेम ही उसी को दिया जाए। तो यहाँ तक तो ये बात समझ आती है। लेकिन जो लोग चुनाव के अर्थमेटिक को अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें क्या क्या डायनेमिक्स होते हैं, क्या क्या डेमोग्राफिक अर्थमेटिक इसमें काम करते हैं, तो उनको पता है कि कोई भी चुनाव जो होता है उसमें कोई भी एक वजह कभी भी नहीं होती है और उसमें कोई वजह कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है। जैसे दिल्ली के चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी की कितनी वजह है? मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की हार की कितनी बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी नाम की? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज स्पेसिफिक कंप्लीट। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये बात करूंगा, लेकिन आप फ्लैट जवाब मत मांगिए प्लीज। मैं आपको जो जवाब दूंगा उसमें जवाब आएगा आपका। वो ये है कि दिल्ली में अगर हम देखेंगे तो भाजपा का जो परफॉर्मेंस है उसी को तो हम नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ेंगे, लेकिन भाजपा की जो परफॉर्मेंस है उसमें 1% जो वोट शेयर है बड़ा है। इसका मतलब है कि जो तो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, जो पॉपुलर बेस है, उसमें तो कमी नहीं आई है, लेकिन रिजल्ट में कमी आई है, उसके कन्वर्शन इनटू सीट्स में कमी आई है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये वोट शेयर चाहे बीजेपी का बड़ा है, यानी कि ज्यादा लोगों ने वोट किया इनको, लेकिन रिजल्ट्स इसलिए नहीं कन्वर्ट हो पाए हैं कि कोई और थर्ड पार्टी ने अपना सारे का सारा वोट शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। बिल्कुल, इसमें यानी आप अपने ही पार्टी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा साहब जो सुबह से दिल्ली में कह रहे हैं कि बीजेपी के जो साध्वी और साधुओं के बयान आ रहे थे उनकी वजह से यहां पर बीजेपी का ये हर्ष हुआ। संबित पात्रा, आप तीनों नेताओं की बात का जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं इतना कह रहा था कि स्वाभाविक रूप से एक जबरदस्त हार दिल्ली में हुई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये लोकतंत्र है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे ऊपर कटाक्ष भी कर सकते हैं, उंगली भी उठा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। मगर हार में संयमित होना यह मेरे लिए नियम है। बिल्कुल संयम में रहना और ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल इतना कहना कि पार्टी जरूर अपने हार का इंट्रोस्पेक्शन करेगी, चिंतन करेगी और उस चिंतन से शिक्षा भी लेगी, सबक भी लेगी। संबित जी, मैं विरोधियों की बात मान सकता हूं, लेकिन आपके अपने आप से नाराज क्यों हैं? शिवसेना क्यों सामना में ऐसा लिखती है? सिरसा साहब ये बात क्यों कहते हैं?
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी को इस हार से सीखना चाहिए कि बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ रही है? तो जो आपके अपने साथी हैं वो जब बोले कि ये अहंकार की हार है, आपको नहीं लगता कि आपको इस विषय पर भी सोचना चाहिए? नहीं, जब मैं कहता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, मंथन और चिंतन होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ यही होता है कि हर विषय में चिंतन करना चाहिए किन विषयों के कारण से हार हुई है। और जहां तक हमारे साथियों का सवाल है, आप देखिए समय समय पर सामना में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा गया था, मैं उनका आदर करता हूं, वो हमारे वैल्यूएबल मित्र हैं और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में वो मुक्त हैं अपने विचारों को रखने के लिए। मगर मैं कहूंगा हम तो साथ में चल रहे हैं, महाराष्ट्र में एक साथ है। महाराष्ट्र में उन्होंने मोदी जी के मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल और पूछूं संबित, पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने शिवसेना को परेशान किया वहां पे एरोगेंस दिखा, शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ा, शिवसेना को सरकार में शामिल करने को लेकर ऐसा लगा कि आप उन पे डोमिनेट करना चाह रहे हैं। शिवसेना आज भी एक केंद्रीय मंत्री की बात कर रही है, अब तक नहीं मिल पाया है। सुरेश प्रभु को वो नहीं चाहते थे मंत्री बने, आपने अपने में शामिल करके मंत्री बना लिया, तो यही तो एरोगेंस है। नहीं, राजनैतिक नीतियों को अर्थात जो टैक्टिक्स होते हैं, पॉलिटिकल टैक्टिक्स को कभी भी हमें एरोगेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए। जितनी सीट में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ती थी, जितने सीट हमें शिवसेना से मिलता नहीं था, उससे अधिक सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती। वो इसलिए जीती क्योंकि हमने अपना एक टैक्टिक्स अपनाया वहां पे, वरना तो उतनी सीट भी हमें नहीं मिलती। तो ये एरोगेंस नहीं है, ये राजनीतिक कूटनीति है जो कि राजनीति का एक अभिन्न अंग है। उसको अगर एरोगेंस कहेंगे तो कोई भी पार्टी यहां बढ़ ही नहीं सकती है फिर। लेकिन संबित, मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज, मैं बस चंद सेकंड लूंगा आपका। मेरा कहना है कि सबसे पहले बताओ, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा था, मैं खुद परेशान हूं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के हैसियत से कि बहुत ही बेसब्र जनरेशन से हम डील कर रहे हैं। नंबर एक, जो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहती है। नंबर दो, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि राजनीति कॉरपोरेट उन्मुख विकास नहीं हो सकती है। आपको सोचना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो इस मुल्क के 3/4 आबादी का है, वो कहीं न कहीं मोदी जी के पिछले दिनों में ये लुप्त हो गया था। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप राजनीति जब करें, झारखंड में क्यों जीते? झारखंड में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम से जीते, क्योंकि झारखंड में सारे वोट स्प्लिंटर हो गए। यहां दिल्ली में वो वोट नहीं बटे। मैं समझता हूं, और बिहार में जवाब देंगे, दिक्कत बिहार में होगी। संबित जवाब देंगे। जहां कहीं नॉन कांग्रेस ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी होगा, वो बेहतर करेगा, इसलिए बिहार को लेकर के वो परेशान। हम बिहार पे ही बात करेंगे मनोज जी, मैं अगले सेगमेंट में आऊंगा, बिहार पे ही फोकस करूंगा, तब मैं पूछूंगा कि आपकी क्या रणनीति है। लेकिन संबित इस बात का जवाब दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, देखिए, झारखंड हो या अन्य राज्य हो जहां हमारी जीत हुई है, ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ हम कांग्रेस से ही मुकाबला कर रहे थे। झारखंड में तो हमारे पास आरजेडी भी थी, वहां तो जेडीयू भी लड़ रही थी, बाकी पार्टी भी लड़ रहे थे। और जहां तक वोट स्प्लिट होने का विषय है, आप देखिए, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है हिंदुस्तान में, स्वाभाविक है तमाम पार्टियों को लड़ने का अधिकार भी है और वोट स्प्लिट भी होगा। और दिल्ली में जिस प्रकार से राउटिंग ऑफ पार्टीज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बैंक इंटैक्ट रहा, 33% से कुछ चंद दशमलव कम हुए हैं, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस और बसपा का वोट शिफ्ट हुआ है इन चंद आम आदमी विधानसभा चुनाव देख रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा सेगमेंट को देखिए, 2013 मत देखिए, 2014 हम तो असेंबली को असेंबली से ही कंपेयर करेंगे। नहीं, पिछले चुनाव को कैसे भूल जाएंगे जब 7 लोकसभा सीटें मिली थी आपको? ये गलत है। जब आप 40 से अधिक 60 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे थे। खैर, मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, मेरे साथ पटना के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास लौटूंगा और हम बिहार की राजनीति पर बात करेंगे उस अगले सेगमेंट में। और हम ये भी करेंगे, ज्ञानेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एमएलए हैं और मुख्यमंत्री मांझी के सपोर्टर। ज्ञानेंद्र जी, मैं अगले सेगमेंट में आपसे बात करता हूं, क्योंकि हम बिहार पे फोकस करेंगे और संबित पात्रा वहां भी निशाने पर होंगे, क्योंकि इस कहानी के केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है कि उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस बिहार में पैदा हुआ है।